सभी मेरे प्यारे वाईटी व्यूअर्स का वेलकम है इंग्लिश की मैजिकल क्लास में। देखो, इसको मैजिकल क्लास क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि इस क्लास में मैजिक है। आप मैजिकल वे में इंग्लिश मेरे साथ सीखेंगे। मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से आपने कभी इंग्लिश को अप्रोच ना किया, ना आपके स्कूल में किसी ने आपसे करवाया, है ना। अब देखो, इस क्लास की खासियत क्या है। हम एक इंडिया टुडे मैगजीन के बिजनेस आर्टिकल को लेंगे, उसको मैं वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करके बताऊंगा सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से। हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच अलग करेंगे ताकि आपको पता लगे कैसे इंग्लिश की स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो अब लास्ट में क्विज भी है, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आइए, हमारा जो आज का आर्टिकल है दैट इज फ्रॉम द इंडिया टुडे मैगजीन। बहुत लोगों का ऐसा डिमांड था कि सर आप न्यूज़पेपर्स तो ले रहे हो, कुछ मैगजीन वैगजीन भी लो, थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिले। देखिए, आर्टिकल बेस्ड है, बिजनेस आर्टिकल है, स्टॉक मार्केट के ऊपर, है ना। किन लोगों को और किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए इनटू द स्टॉक मार्केट, इसके ऊपर है बेस्ड, है ना। तो ये हम देखेंगे इन्वेस्टिंग से कैसे जो है डील करना है इन द स्टॉक मार्केट। हमारे आर्टिकल का टाइटल है आज का, ये आपके सामने है। एक काम करें, आप पहले थोड़ा सा पॉज लेके इस आर्टिकल को पहले खुद से पढ़ने की कोशिश करें, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, सेंटेंस को ब्रेक करके हर वर्ड को उसकी जगह बता के। चलिए, बहुत सिंपल है ये वाला, है ना। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स। क्या स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो? कैसे पता चला? क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब हमसे एक सवाल पूछा गया है। देयर इज ए क्वेश्चन इन दिस सेंटेंस। दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अभी आगे हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर ऐसी क्यों है। कह रहा क्या इन्वेस्ट करने जा रहे हो स्टॉक मार्केट्स में? कह रहा हियर आर 6 की लेसन्स टू टैकल वोलेटिलिटी। कह रहा यहाँ पे हैं 6 बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन्स, सबक, ताकि आप टैकल कर पाएं, निपट पाएं वोलेटिलिटी से, जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, जो चेंज होने की क्वालिटी है स्टॉक मार्केट की, है ना। सुबह 100 रुपए लगाए, शाम को 105 हो गए, रात में देखा तो 95 रुपए हो गए, है ना। तो ऊपर नीचे जो होता है उसको कहते हैं हम वोलेटिलिटी। चलिए अब देखते हैं सेंटेंस को, इसी टाइटल को हमारी पार्सिंग टेक्निक से, सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से। ध्यान से देखना, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपको। देखो, इस टाइटल को मैंने इसके अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में तोड़ दिया है। ग्रीन कलर में सबके सब नाउन है, आप ऊपर देख सकते हैं, है ना। ग्रीन कलर में क्या है? सबके सब नाउन्स। अच्छा, रेड कलर में सबके सब वर्ब्स हैं। अच्छा, ये ब्लू कलर में सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। ये आप पिंक में देखेंगे एडवर्ब्स को, और कहीं पे येलो दिख जाए तो उसका मतलब है आपने एक कंजंक्शन को ढूंढ लिया है। तो इस तरह से सबको हमने अलग अलग कलर दे दिया है। अब आते हैं इसको सेंटेंस को शुरू करने में, है ना। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स, लास्ट में लगा होता है क्वेश्चन मार्क। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये कैसे शुरू होते हैं? जनरली ये शुरू होते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब से। जनरली का मतलब क्यों? कुछ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव ऐसे भी हैं जो अपनी एडवर्ब से शुरू होते हैं, है ना। वो मैं बताऊंगा आपको फिर से कभी। अभी आप समझो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरली हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होंगे, है ना। 90% केसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आई होगी सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले, है ना, और मेन वर्ब आई होगी, अगर होगी सेंटेंस में तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद। तो हमारे पास एक्चुअल में सेंटेंस ऐसा था, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स। अभी इसने टाइटल पैराग्राफ की वजह से इस सेंटेंस को इतना लिख करके छोड़ दिया था। एक्चुअल में सेंटेंस कैसा है? आर यू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स, समझे ना। तो ये आर यू क्या किया? ये खा गया। अब इसको तो माफ है क्योंकि इसका कोई एग्जाम भी नहीं है। दूसरा, न्यूज़पेपर के टाइटल्स के पास स्पेस का क्रंच होता है, तो वो क्या छोटी मोटी चीजें छोड़ देते हैं ताकि रीडर्स को समझ में आ जाए वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब आपका सेंटेंस कुछ ऐसा है, आर यू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स, है ना। अब ग्रीन में देखो सारे क्या क्या है यहाँ पे। स्टॉक मार्केट दोनों नाउन है, स्टॉक भी एक नाउन, मार्केट भी एक नाउन, यू भी एक प्रोनाउन। तो नाउन प्रोनाउन सबके सब ग्रीन में है। अभी क्या करना है, हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढना है। हमें पता लगा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रही होगी। ये मिल गई आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के इमीडिएटली बाद क्या आएगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा। तो यू क्या हो गया? आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस का सब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है। अब मैंने एक फॉर्मूला लगाया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब जब हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में बी फैमिली की किसी वर्ब को लेकर के बैठी होगी तो सेंटेंस होगा कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। आई एम गोइंग, शी इज कमिंग, दे आर वॉकिंग, यू वर स्टडिंग, है ना। तो आप इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म देख रहे हैं, मतलब सेंटेंस
प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है। अब हुआ क्या, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है। इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना हुआ है, बीच में फंसा हुआ है सब्जेक्ट। अच्छा, इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में इसको एक अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। इसके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला स्टॉक, दूसरा जो है मार्केट्स। ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और जीरेंड बन सकते हैं, कभी कभी इन्फिनेटिव बनता है 1% केसेस में, वो मैं इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। यहाँ पे स्टॉक भी एक नाउन है, मार्केट भी एक नाउन है, दो नाउन मिलकर के एक कंपाउंड नाउन को बना रहे हैं। मैं हर सेशन में आपको बताता हूं कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं। आप जब जब दो नाउन्स को आपस में मिला दें और उनसे बनने वाला एक जो नया नाउन है उसका खुद का कोई वजूद हो, कोई एग्जिस्टेंस हो, तो वो वजूद वाला, एग्जिस्टेंस वाला कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे गोल्ड को मिला दिया मेडल के साथ, गोल्ड मतलब सोना, मेडल मतलब तमगा, मिलाकर के क्या बना दिया आपने, स्वर्ण पदक। अब देखो स्वर्ण पदक का खुद का एक्सिस्टेंस है। जैसे स्पोर्ट्स और कार को मिला दिया, स्पोर्ट्स मतलब खेल, कार मतलब व्हीकल। अगर खेल को और व्हीकल को आपने साथ में मिलाया तो आपने क्या बनाया, एक स्पोर्ट्स कार बना दी, एक स्पेशल टाइप ऑफ कार जिसका खुद का वजूद होता है। तो ये होते हैं सबके सब क्या, कंपाउंड नाउन्स। वैसे ही हमने स्टॉक और मार्केट को मिला के स्टॉक मार्केट बना दिया, इसका मतलब होता है शेयर बाजार, इसका एग्जिस्टेंस है, ये एक कंपाउंड नाउन। तो इन प्रेपोजिशन का कहने का मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन है। अब देखो यहां पे आपका सेंटेंस खत्म हो गया, नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। जस्ट अ मिनट, यहां पे सेंटेंस खत्म हो गया, अब नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। देखो, हियर आर 6 की लेसन्स टू टैकल वोलेटिलिटी। हियर क्या है, एक एडवर्ब है। देखो हियर, देयर, ये कभी भी सेंटेंस को शुरू नहीं कर सकते। क्यों, ये सेंटेंस को शुरू करेंगे ना तो सेंटेंस में इन्वर्जन ले आएंगे, है ना। ये कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं बनते। ये देखने में लगता है आपको सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक्चुअल में सब्जेक्ट सेंटेंस का कहां होगा, जब जब हियर और देयर सेंटेंस के शुरू में आ रहा होगा, बिगिनिंग में, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद में पड़ा होगा। तो हियर क्या है, एडवर्ब, डमी सब्जेक्ट। आर क्या है आपकी जो मेन वर्ब, 6 की यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है लेसन्स, है ना। तो लेसन्स, 6 की लेसन्स आर हियर, ऐसे आपका सेंटेंस है। अच्छा, टू टैकल यहाँ पे एक इन्फिनेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बाद में आ जाए, टैकल करना मतलब निपटना, इसको वो क्या बोलते हैं हम, नकारा वर्ब या एक इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का काम क्या होता है इंग्लिश में, मेन वर्ब बनने के अलावा इससे कुछ भी करवा लो। अब देखो आर आपकी मेन वर्ब है, इसलिए आपकी टैकल मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि इससे पहले टू फंसा हुआ है, टू होने की वजह से ये नकारा हो गई। अब ये अपना एक ऑब्जेक्ट लेगी अगर इसको देना है, नहीं तो इसको यहीं पे छोड़ दो। तो सब्जेक्ट हो गया लेसन्स, वर्ब होगी आर, एडवर्ब होगी हियर, टैकल हो गया इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है वोलेटिलिटी, मतलब मार्केट की अनिश्चितताएं। तो इस तरह से आपका सेंटेंस पूरा बना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे इस आर्टिकल के। वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश करता हूं ना, तो देखते हैं। चलो अब अपने इस सेंटेंस को आप खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको इस सेंटेंस को ऐसे ही ब्रेक करके बताऊंगा। चलिए एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और सोच रहे हो सर मुझे ऐसी और वीडियोस की जरूरत है, तो ये आज 6 नंबर की वीडियो है, ठीक है ना। इससे पहले 5 वीडियोस आ चुकी हैं, यहाँ पे पी बटन में ऊपर आई बटन आएगा, इसके अंदर 5 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट रखी है, आप जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो 5 6 देखोगे तो आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा। चलो अब इसको पढ़ते हैं अपने पार्सिंग टेक्निक से सीधे सीधे। पहले इसको सिंपल में ट्रांसलेट करता हूं, चलो, है ना। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स are aware about the difficulties faced while investing in shares, especially when there is a lack of necessary information on instabilities। कह रहा स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स है ना, देखो ये एक ही आदमी है ना, एक ही टाइप के नाउन है, स्टॉक मार्केट में काम करने वाले निवेशक। कह रहा ये जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट भी बनने वाला है, कह रहा ये हैं आर और क्या, अवेयर। अवेयर का मतलब होता है एकदम जानकार, किसी चीज के बारे में इनको फुल इंफॉर्मेशन है। कह रहे इनको पता है, अवेयर है, और किस बारे में, अबाउट लोग बता रहे हैं उन डिफिकल्टीज के बारे में, परेशानियों के बारे में जो फेस की जाती हैं, और कब, इन्वेस्ट करते हुए शेयर्स में, और कह रहे खास करके तब जब वहां पे है, देयर इज, वहां पे है अ लैक ऑफ, एक कमी जरूरी सूचनाओं की, नेसेसरी इंफॉर्मेशन की, और किसके ऊपर, ऑन इनस्टेबिलिटीज, मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे, इंस्टेबिलिटीज पे, मार्केट की वोलेटिलिटी पे। पीछे आपने देखा ना, तो इंस्टेबिलिटी, वोलेटिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इन सब का मतलब होता है आपकी चेंजेबलनेस,
तो कह रहे इन्वेस्टर्स को अच्छे से पता है कि वो बड़ा मुश्किल होता है इन्वेस्ट करना बाजार में शेयर्स के अंदर जब आपको बिल्कुल इंफॉर्मेशन ना मिल रही हो कि क्या मार्केट की इनस्टेबिलिटीज हैं। ये सेंटेंस को आपने सिंपल तरीके से पढ़ा, अब इसको पढ़ेंगे एक एक्सपर्ट की तरह, है ना। चलो वही काम किए, ग्रीन 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 सबके सब आपके सामने है ना, ध्यान से देखना। आपको मैंने पिछले सेंटेंस में बता दिया स्टॉक और मार्केट एक कंपाउंड नाउन है। अब देखो दो नाउन मिलकर के कंपाउंड नाउन बनाते हैं, मैं आज आपको सिखाता हूं तीन मिलकर के भी कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। कैसे? स्टॉक, मार्केट, इन्वेस्टर्स, ये तीनों नाउन को जोड़ दोगे ना तो भी इसका एक नया नाउन जो बनेगा रिजल्टिंग, इसका भी एक एग्जिस्टेंस है। कैसे? ये खास टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो सारा दिन स्टॉक मार्केट्स को जो है देखते रहते हैं और उसमें पैसा डालते हैं, मतलब मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये काम करते हैं। तो स्टॉक, मार्केट, इन्वेस्टर्स तीन नाउन मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड नाउन बना रहे हैं, ये बन गया हमारा सिंगल कंपाउंड नाउन। अब मुझे बताओ इस एक सिंगल कंपाउंड नाउन, इससे पहले कोई वर्ब आ रही है? सर नहीं आ रही। इससे पहले कोई प्रेपोजिशन आ रही है? नहीं आ रही। अगर ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं, तो ये हमारा सेंटेंस का है सब्जेक्ट। ठीक है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है? हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। चलो आगे आ जाओ, आर लगा हुआ है, बी फैमिली की वर्ब है। बी फैमिली की वर्ब और उसके बाद में जो मेन वर्ब ना आ रही हो तो ये वर्ब क्या कहलाती है? सर लिंक वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? लिंक वर्ब। लिंक वर्ब का काम क्या होता है? किसी नाउन को या प्रोनाउन को, किसी भी सब्जेक्ट को इनफैक्ट, है ना, उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से मिलवाना, है ना। तो इस आर वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहा है एक अवेयर नाम का। अब देखो मेरे पास सारी कैलकुलेशन कैसे बनी, ये बन गया सब्जेक्ट, ये बन गई मेरी लिंक वर्ब और ये बन गया मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की खासियत ये है, ये नाउन नहीं एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, है ना। ही इज ब्यूटीफुल, शी इज अ टीचर। पहले केस में इज के बाद ब्यूटीफुल, दूसरे केस में इज के बाद टीचर। तो आप ब्यूटीफुल नाम का एडजेक्टिव और टीचर नाम का नाउन दोनों रख सकते हो ऐसी लिंकिंग वर्ब्स के बाद में। तो ये हमारे पास अभी तक का आया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अबाउट है यहाँ पे एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट है डिफिकल्टीज नाम का कॉमन नाउन। कैसे पता लगा? इसके पीछे एस आ रहा है। अगर एस आ रहा है और प्लूरल कोई चीज बननी है तो वो चीज मोस्ट प्रोबेबली एक कॉमन नाउन है, तो डिफिकल्टी हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब देखो फेस्ट नाम की वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। देखो फेस्ट नाम की वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। अब मुझे एक चीज सोच के बताना, ये डिफिकल्टीज जो है क्या इसकी वर्ब ये फेस्ट नाम की वर्ब हो सकती है? चलो बहुत कॉमन सवाल होता है लोगों का, सर ये फेस नाम का जो आपने डार्क ब्लू में एडजेक्टिव बना के डाल दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म को, ये डिफिकल्टीज की वर्ब क्यों नहीं है ना। डिफिकल्टी ने फेस किया किसी को, क्या गलत है इसमें? समझो मेरी बात को। ये डिफिकल्टी इस अबाउट नाम की प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ है। अगर ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये किसी भी वर्ब को नहीं ले सकता। हर वो नाउन जो किसी प्रेपोजिशन या किसी वर्ब से जुड़ जाता है उसको आप अपनी एक वर्ब नहीं दे सकते हो, वो ऑलरेडी इंगेज्ड है। समझे ना। तो हमारे पास दिक्कत क्या है, इस अबाउट के होने की वजह से इस डिफिकल्टी का अब सब्जेक्ट बनने की ताकत इसके पास से चली गई। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो अब क्या करेगा, ये फेस्ट नाम के एडजेक्टिव को अपने बाद में लेगा और ये एडजेक्टिव डिफिकल्टीज के बारे में बताएगा। समझ गए मेरी बात को। तो इस तरीके से आप समझे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, पर ये एक एडजेक्टिव है, ना कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब को मेन वर्ब का काम कर रही है। दूसरा और भी बहुत सारे हिंट्स हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी हैज हैव के बिना नहीं आती। फिर आप कह दोगे सर ये सेकंड फॉर्म है, तो आप मुझे बताओ क्या दो नाउन्स, क्या दो सब्जेक्ट बिना कंजंक्शन के आ सकते हैं? कंजंक्शन तो कोई नहीं आ रही। तो कई सारे हिंट्स आपको मिलेंगे, आपको पता लगेगा ये डिफिकल्टीज की वर्ब ये फेस नहीं है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, इस चीज को समझना कैसे वर्ब्स को आइडेंटिफाई किया जाए। ये है आपका सब्जेक्ट, ये है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये है इसकी मेन वर्ब, ये है एक प्रेपोजिशन। इस प्रेपोजिशन ने इस डिफिकल्टीज की ताकत खींच ली, इस वजह से ये इस फेस नाम की वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन पाया और ये फेस बदल गया वर्ब की थर्ड फॉर्म में और एक एडजेक्टिव बन गया डिफिकल्टीज जिनको फेस किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा कब फेस किया गया? वाइल, इन्वेस्ट करते हुए। वाइल एक कंजंक्शन का काम करती है, इन्वेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब ये मैं बताऊंगा आपको कैसे है ना, एक बार आगे बढ़ते हैं। वाइल कंजंक्शन, इन्वेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे बढ़ो, कहां पे? इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है शेयर्स। अच्छा स्पेशली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है खासकर, है ना। एडवर्ब ऑफ मैनर बताती है, कोई चीज के मैनर के बारे में बताती है, इसको कहते हैं एडवर्ब। तो कह रहे हैं एडवर्ब है, इसको छोड़ दो। इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है शेयर्स। व्हेन फिर से एक कंजंक्शन आ गई। अब एक देखो नई कंजंक्शन आई है,
इसके बाद एक नया सब्जेक्ट आना चाहिए, एक नई वर्ब आनी चाहिए, है ना। तो व्हेन कंजंक्शन तक हम पहुंच गए हैं। अब देखो क्या आया इसके बाद, देयर नाम की एडवर्ब। फिर से याद करो, देयर और हियर जब भी सेंटेंस के शुरू में आ जाए क्लॉज के, ये कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकते, ये डमी सब्जेक्ट होते हैं। इसके जस्ट बाद जो वर्ब पड़ी होगी वो होगी सेंटेंस की वर्ब। तो व्हेन कंजंक्शन के बाद वर्ब आ गई नंबर 2 इज। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसके बाद पड़ा है इसका सब्जेक्ट लैक ऑफ, है ना। लैक एक नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, नेसेसरी या इंफॉर्मेशन। नेसेसरी एक एडजेक्टिव है, इंफॉर्मेशन एक नाउन है। नाउन ही प्रोजेक्ट वो बनते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन। इस ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इनस्टेबिलिटी नाम का ये वाला नाउन। एक बार रिपीट कर देता हूं पूरे सेंटेंस को, फिर मैं बताऊंगा व्हाइल प्रेपोजिशन कंजंक्शन के बाद में इन्वेस्टिंग नाम का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कर रहा है। ध्यान से देखो, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स सब्जेक्ट, आर इसकी लिंकिंग वर्ब, अवेयर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अबाउट प्रेपोजिशन, डिफिकल्टीज इसका ऑब्जेक्ट, फेस्ड एक एडजेक्टिव। मैंने आपको बता दिया ये क्यों एक एडजेक्टिव है, क्यों इसका जो डिफिकल्टीज है इसकी वर्ब नहीं है, इतना समझ गए। व्हाइल कंजंक्शन, इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन इन्वेस्टिंग। अब देखो आगे, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट शेयर्स, स्पेशली एक एडवर्ब है ना। व्हेन एक कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन के बाद में एक नया क्लॉज शुरू होगा, एक नया सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इस हेल्पिंग वर्ब के बाद पड़ा है क्योंकि सेंटेंस शुरू हो रहा था देयर से, है ना। क्लॉज शुरू हो रहा था एडवर्ब से। और प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट मिल गया, नेसेसरी नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन। नेसेसरी एक एडजेक्टिव है, इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है, जरूरी इंफॉर्मेशन, है ना, जरूरी इंफॉर्मेशन। तो ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑन का जो है इनस्टेबिलिटीज। अब मेरे पास आ जाओ इस चीज की तरफ, ये व्हाइल के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या काम कर रहा है। मैंने लिखा नहीं है, आपको मैं वैसे ही लिख करके बता देता हूं, थोड़ा सा समझना। आपने सुना होगा ना, देखो मैं एक ही एग्जांपल बार बार देता हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन का। वो एग्जांपल यही है, खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, तो मैं लिखूंगा हैविंग डिनर आई वॉज वॉचिंग, आगे देख लेना टीवी, है ना। हैविंग डिनर आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब ये हैविंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन का काम करता है। एक काम हो रहा था और दूसरा काम ऐसे साइमल्टेनियसली चल रहा था। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, वॉचिंग टीवी आई वॉज हैविंग डिनर। ये दोनों सेंटेंस एक ही बात को बता रहे हैं, दो बातों को, दो कामों को एक साथ दिखा रहे हैं। अब इसकी खासियत है, इसमें जो हैविंग है ना, इसके आगे अगर आप व्हाइल रख दें या इसके आगे आप कभी व्हेन रख दें, व्हाइल और व्हेन, ये दोनों कंजंक्शन ऐसी खास कंजंक्शन है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्वालिफाई कर सकती हैं। समझना इनको, ये दो कंजंक्शन ऐसी कंजंक्शन है व्हाइल और व्हेन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के आगे आ सकती है। अब देखो ये क्यों आती है। जब मैं खाना खा रहा था तब मैं टीवी देख रहा था, या जब मैं टीवी देख रहा था तब मैं खाना खा रहा था। व्हाइल और व्हेन का मतलब ही होता है जब, है ना। तो सेंटेंस में और क्लैरिटी लाने के लिए इनको आप व्हेन के, व्हाइल या व्हेन को प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के आगे रख सकते हो। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, while having dinner I was watching TV, है ना। while watching TV I was having dinner। अब देखो यहां पे यही हुआ, while investing in shares stock market investors are aware। समझ रहे मेरी बात को, ये मेन वर्ब, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। अब मेरे हिसाब से क्रिस्टल क्लियर होगा हर लड़के और लड़की को ये वाइल कैसे इस जो है ना साइमल्टेनियस एक्शन वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले पढ़ा है। इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा अगर आप थोड़ा सा फोकस रखना जानो तो। ये मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये इसीलिए करवा रहा हूं जो थोड़ी बहुत कसर भी आपके दिमाग में रह गई हो वो निकल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। पहले कोशिश कर लेना आप, फिर मैं आप बढ़ा देता हूं, फिर इसको सेंटेंस ब्रेक करके देखेंगे। चलिए, कह रहा है in times of market volatility the uncertainty is exacerbated further when investors cannot predict the price fluctuations। कह रहा है वक्त पे, इन टाइम्स, देखो टाइम्स का मतलब है ऐसे हालातों में, इन टाइम्स का मतलब क्या है, ऐसे हालातों में। कह रहा है हालातों में, और कैसे हालातों में, मार्केट वोलेटिलिटी के, मार्केट में उतार चढ़ाव के। कह रहा है मार्केट में उतार चढ़ाव के हालातों में जो अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चितता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कह रहा है वो एक्सेसरबेट हो जाती है, पैसिव वॉइस के अंदर और बुरी बन जाती है। एक्सेसरबेट का मतलब क्या है, करेले को नीम चढ़ा बना देना, है ना। कोई थोड़ा सा खिजाओ उसको गुस्सा दिला देना। तो इसका किसी चीज का अगर आप हालत खराब करें तो उस चीज को आप एक्सेसरबेट कर देते हैं। तो कह रहा मार्केट वोलेटिलिटी के टाइम अनसर्टेनिटी और बुरी हो जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है, फर्दर और आगे। और कब, व्हेन, जब इन्वेस्टर्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्टर्स
पहले से बता नहीं सकते प्राइस की फ्लक्चुएशंस के बारे में, दामों के उतार चढ़ाव के बारे में। समझ गए ना सेंटेंस को, ज्यादा अपने अंदर नहीं जाएंगे, टेक्निकली सिंपल सा सेंटेंस है, इस तरह से बताना चाह रहा है। अब आ जाओ इसको अपने नाउन प्रोनाउन और अपनी वर्ब की नजर से देखते हैं सेंटेंस को। ग्रीन में क्या है, नाउन्स। अच्छा यहाँ पे एडवर्ब, ये कंजंक्शन, रेड में वर्ब्स। अब आ जाओ सारे के सारे अपने इनको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो इन क्या है, एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट। ये टाइम्स क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट। जो जैसे ही ये इसका ऑब्जेक्ट बना, आपको पता लग गया भाई ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए मैं आपसे हर नाउन से पहले क्या पूछता हूं, क्या इससे पहले कोई वर्ब पढ़ी है, क्या इससे पहले कोई प्रेपोजिशन पढ़ी है। जब इन दोनों का जवाब नो होता है तभी उस नाउन को मैं सब्जेक्ट बनाता हूं। अब मुझे इसका जवाब दो, क्या इससे पहले प्रेपोजिशन पढ़ी है, सर बिल्कुल पढ़ी है। जैसे ही प्रेपोजिशन पढ़ी है तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसको रेस से बाहर कर दो। चलो फिर बढ़ो आगे। ऑफ के बाद आ गया मार्केट वोलेटिलिटी, दोनों नाउन है। मार्केट वोलेटिलिटी एक कंपाउंड नाउन है ना, मार्केट वोलेटिलिटी ये कंपाउंड नाउन बन गया इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखो अभी तक सेंटेंस का सब्जेक्ट हमें नहीं मिला, ना तो ये सब्जेक्ट है ना ये वाला कंपाउंड नाउन हमारा सब्जेक्ट है। अब आगे बढ़ो। द अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, एक कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिस नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते, निश्चितता और अनिश्चितता को आप काउंट नहीं कर सकते। अब मुझे इस चीज का जवाब दो, क्या इस नाउन से पहले वर्ब या प्रेपोजिशन आ रही है, सर वर्ब भी नहीं आ रही और प्रेपोजिशन भी नहीं आ रही। अब कोई ये मत बोल देना सर ये ऑफ आ रहा है, अरे इस ऑफ को तो इससे बिठा दिया ना अपन ने, इस इन को इससे बिठा दिया, अब ये इसके पहले थोड़े ना आ रहे हैं, है ना। तो ना वर्ब आ रही है ना प्रेपोजिशन आ रही है, ये अनसर्टेनिटी इज योर सब्जेक्ट। चलो आगे बढ़ो, इज आ गई। अगर आपने इज देखा है और उसके बाद में एक मेन वर्ब आ रही है, तो या तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, या वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी पैसिव वॉइस के अंदर, है ना। वी फैमिली की वर्ब हमेशा अपने बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लेती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेती है। इसमें बनाती है एक्टिव, इसमें बनाती है पैसिव। आपने देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके बाद में आ रही है। तो अनसर्टेनिटी पे काम हो रहा है, एक्सैसरबेट करने का मतलब किसी चीज को बुरा बनाना, तो अनसर्टेनिटी इज एक्सैसरबेटेड, अनसर्टेनिटी बुरी बन जाती है। और फर्दर मतलब और आगे, ये बता रही है एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। फर्दर मतलब एडिशनली और ज्यादा। तो इस तरीके से आपका ये सब्जेक्ट बन गया और इज एक्सैसरबेटेड इसकी पैसिव वॉइस में वर्ब बन गई। चलो आगे बढ़ो। व्हेन कंजंक्शन है, कंजंक्शन अपने बाद क्या लेगी, सर नया सब्जेक्ट लेगी, और अगर उसका सब्जेक्ट आएगा तो उसकी वर्ब भी आएगी। तो इसका नया सब्जेक्ट कौन है, इन्वेस्टर्स, एक कॉमन नाउन। इन्वेस्टर सब्जेक्ट मिल गया, अब इसकी वर्ब चाहिए, वर्ब कौन है, कैन। अच्छा कैन तो आपकी वर्ब मिल गई, पर ये तो हेल्पिंग वर्ब होती है। परसों मॉडल की वीडियो में आपको पढ़ा है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बन सकती। इसके बाद एक मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब आई है प्रेडिक्ट, ठीक है ना। बीच में नॉट आया है, इसको मैंने अलग कलर देना चाहिए था, एक्चुअल में ये नॉट एक एडवर्ब है, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। सेंटेंस में नेगेटिव फॉर्म को लेके आती है, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो सब्जेक्ट हो गया क्लॉज के बाद इन्वेस्टर्स, वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब कैन, मेन वर्ब होगी प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। वर्ब के बाद में जो सीधे आ जाए नाउन या प्रोनाउन, और व्हाट या whom का रिप्लाई दे दे, दैट नाउन या प्रोनाउन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, है ना। तो इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते प्रेडिक्ट, किसको, व्हाट का रिप्लाई दे दिया इस प्राइस फ्लक्चुएशन नाम के कंपाउंड नाउन ने, तो ये बन गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। रिपीट कर दूं एक बार सारा। प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट, कंपाउंड नाउन ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट की वर्ब है इज एक्सैसरबेटेड, और किसमें, पैसिव के अंदर, है ना। फर्दर एक एडवर्ब है, व्हेन एक कंजंक्शन है, सब्जेक्ट नंबर 2 आया इन्वेस्टर्स, उसकी हेल्पिंग नंबर 2 है, हेल्पिंग वर्ब है कैन, उसकी मेन वर्ब नंबर 2 प्रेडिक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है प्राइस फ्लक्चुएशन, क्योंकि इसने व्हाट का रिप्लाई दे दिया हमारी वर्ब से। समझ गए होंगे आई थिंक। पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने है, आप भी कर सकते हैं। अगर आप ये करना सीख जाए ना तो किसी टीचर की जरूरत है आपको, ना आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, सीधे आप जो है ना ग्रामर की बुक पढ़ो और हर चीज आपको समझ में आने लगेगी। तो ये आपका प्रेपरेशन, आपको तैयार करने की तैयारी कर रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेंटेंस है शायद आज का, उसके बाद अपने बढ़ेंगे आज के क्विज की तरफ। मैंने कुछ लोगों को मेंबरशिप रिलेटेड क्वेरीज पूछते हुए देखा है कमेंट सेक्शन में, तो मैं यहीं पे आज मेंबरशिप रिलेटेड क्वेरीज भी आपको बता दूंगा, कैसे आपको मेंबरशिप लेनी है और क्या 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 उसमें आपको मिलता है ना। चलो इस सेंटेंस को देखते हैं पहले। An average investor usually bets on the advice of his investment portfolio manager
और ऑन प्रेडिक्शंस मेड बाय एक्सपर्ट्स। कह रहा है एक आम इन्वेस्टर, औसत इन्वेस्टर, एक निवेशक अक्सर यूजली है ना आमतौर पे बेट करता है, जुआ खेलता है एडवाइस पे, सलाह पे उसके इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजर की, उसके ब्रोकर की, जो भी उसका मैनेजर है ना जिससे वो शेयर खरीद रहा है, कह रहा है उसकी एडवाइस सलाह पे ही वो सारा शेयर मार्केट में जुआ खेलता है एवरेज इन्वेस्टर। और या फिर किस पे खेलता है वो, और लगा बता रहा है प्रेडिक्शंस पे, उन भविष्यवाणियों पे, उन फोरटेलिंग्स पे जो मेड बाय होती हैं एक्सपर्ट्स के, जिनको एक्सपर्ट्स मेड करते हैं, जिनको बड़े जो है पहुंचे हुए लोग बताते हैं। तो कह रहा है या तो वो टीवी में देखता है एनडीटीवी में क्या होने वाला है उसके हिसाब से जुआ खेलता है, या वो अपने फंड जो मैनेजर है उसके कहने पे कोई भी शेयर खरीद बेच लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं सेंटेंस को, अब पढ़ने वाले हैं अपने खास अंदाज में। एन एक क्या है आर्टिकल, ध्यान देना ए एन डी, ए एन द है ना, द बोल दो दी बोल दो। ए एन द जो है ना ये डिटर्मिनर्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ये एडजेक्टिव का काम ही करते हैं। एडजेक्टिव का काम करते हैं तो मतलब ये नाउन के बिना कभी भी नहीं आएंगे, ऐसा समझ लो। अगर ये एडजेक्टिव्स हैं तो इनको नाउन की हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो आपने जैसे ही ए देखा, एन देखा, द देखा, समझ लेना एक नाउन कहीं आजू बाजू में है, इनफैक्ट बाद में ही है ना। अब देखो यहां पे हुआ क्या, एवरेज नाम का एक आ गया एडजेक्टिव इसके जस्ट बाद। तो कहने का मतलब क्या है, इस एन को अभी तक नाउन नहीं मिला, एडजेक्टिव तो बीच में इसने पड़ा हुआ है दूसरा। अब देखो अगले की तरफ पढ़ो, इन्वेस्टर जो है हमारे पास यहाँ पे इसका जो है नाउन मिल गया। तो ये आपका जो है ना एन एवरेज इन्वेस्टर, ये आपका एक सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। अब कैसे सब्जेक्ट बनेगा सर, इन्वेस्टर से पहले ना तो कोई वर्ब पड़ी है, ना इससे पहले कोई प्रीपोजिशन पड़ी है ना, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक डिटरमिनर है, तो ये इन्वेस्टर ही हमारा सब्जेक्ट है। एन बता रहा है इस इन्वेस्टर की क्वांटिटी के बारे में, एवरेज बता रहा है इस इन्वेस्टर की क्वालिटी के बारे में, है ना, आमतौर वाला औसत इन्वेस्टर। चलो सब्जेक्ट मिल गया। यूजली ये एल वाई है ना, लिख लेना कहीं पे 90% जिसके लास्ट में एल वाई आए वो एडवर्ब होगी। 90% बोल रहा हूं, 10% नहीं भी होती हैं तो परेशान मत होना, है ना, 90% जो है एडवर्ब ही होती हैं। तो इन्वेस्टर के बाद में एक एडवर्ब आ गई, समझ लेना एडवर्ब आने का मतलब जल्दी ही मेन वर्ब आने वाली है। अब देखो इसके बाद आ गई मेन वर्ब, बैट्स नाम की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीछे एस लगा हुआ है। अब जैसे आपको मेन वर्ब मिली ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मैच करवाने की कोशिश करें। इन्वेस्टर एन है, अकेला है, बैट के पीछे एस लगा हुआ है, ये भी सिंगुलर वर्ब है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर आपको मिल गया। इस तरह से ये आपका सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। अब देखो ऑन प्रीपोजिशन है, इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा, पर ऑन प्रीपोजिशन आ रही है, इसका ऑब्जेक्ट है एडवाइस नाम का नाउन। ओ प्रीपोजिशन आ रही है, इसका ऑब्जेक्ट है हिज, एडजेक्टिव के बाद इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजर। देखो ये एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी हो सकता है और ये पोर्टफोलियो मैनेजर भी हो सकता है। ये बीच का जो स्लैश है ना वो यही बता रहा है। अगर ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर है तो भी ये कंपाउंड नाउन है, इन्वेस्टमेंट और मैनेजर मिलके, और अगर ये पोर्टफोलियो मैनेजर है तो भी कंपाउंड नाउन है, पोर्टफोलियो प्लस मैनेजर मिलके। तो कहने का मतलब क्या है, इस ऑफ प्रीपोजिशन को इन दोनों में से एक जो है ना मिल गया है इसका ऑब्जेक्ट बनके। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक कंजंक्शन है, अब ध्यान देना, एंड, और, इधर, नॉर, है ना, नीदर, ये सब ऐसी कंजंक्शंस हैं जिनके बाद में आप चाहो तो दूसरा क्लोज ना भी शुरू करो, है ना, नया सब्जेक्ट ना भी आ रहा हो, है ना। ये ऐसी की सारी जो है ना जो है कंजंक्शन ऐसी है क्योंकि ये दो चीजों को मिलाने की कोशिश करती हैं एक जैसी। अब यहाँ पे और है ना, और ये कंजंक्शन जरूर है पर इसके बाद में क्लोज नंबर 2 शायद ना भी आए। अब देखते हैं, इसके बाद में आ गई ऑन नाम की प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रेडिक्शन नाम का कॉमन नाउन, है ना। इसके बाद में आ गई मेड नाम की वर्ब। अब फिर से वही सवाल, सर ये प्रेडिक्शन इस मेड के सब्जेक्ट भी तो हो सकती थी, इस मेड को आपने एडजेक्टिव कैसे बना दिया? इसलिए बना दिया बावले, ये ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रेडिक्शंस। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनने की ताकत चली गई है, अब ये इस मेड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। और ये मेक, मेड, ये सब जो है ना, ये मेड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेक इसकी फर्स्ट फॉर्म, मेड थर्ड फॉर्म, है ना। तो ये मेड जो है ना, मेड अगर ये वर्ब नहीं है ना तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी। इससे मुझे पता लगा ये मेड इस प्रेडिक्शन के लिए एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। तो कौन सी प्रेडिक्शन? वो प्रेडिक्शन जिनको मेड किया गया है और किनके द्वारा? बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एक्सपर्ट्स। आई थिंक समझ गए होंगे सेंटेंस को, पूरे को मैंने आपके सामने खोल दिया है। एक बार रिपीट कर देता हूं, हर वर्ड को जगह बता रहा हूं। एन एक डिटरमिनर, एक एडजेक्टिव है, एवरेज एक एडजेक्टिव है,
दोनों एडजेक्टिव एक ही नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, एक क्वांटिटी को बता रहा है, दूसरा क्वालिटी को बता रहा है ना। एक बता रहा है संख्या को, दूसरा बता रहा है उसकी जो है खासियत को। तो एन एवरेज इन्वेस्टर आपका सब्जेक्ट। यूजली एक एडवर्ब है, बेट्स इस सब्जेक्ट की वर्ब है, ऑन एक प्रेपोजिशन है, इसकी एडवाइस है, इसका एडवाइस जो है इसका ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट मैनेजर या स्लैश पोर्टफोलियो मैनेजर, दोनों ही कंपाउंड नाउन है। हिज एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हिज, माई, हर, आवर, है ना, ये सबके सब, देयर, ये सबके सब एडजेक्टिव का काम करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, है ना। चलो, और एक कंजंक्शन है पर ये वीक कंजंक्शन है, एंड, और, ईदर, नीदर, नोर, ये ऐसी कंजंक्शन है जिनके बाद में नया क्लोज चाहे तो ना भी शुरू हो। अब चेक करते हैं, ऑन प्रेपोजिशन आ गई, इसका ऑब्जेक्ट आ गया प्रेडिक्शंस, नया क्लोज शुरू होने का टाइम ही नहीं मिला। इस प्रेडिक्शन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, इसको देखते ही मुझे पता लगा ये प्रेडिक्शन इसको अपनी वर्ब नहीं बना सकता, इसने ऑन को कमिटमेंट दिया हुआ है। अगर ये वर्ब नहीं बना सकता तो इस मेड के पास सिर्फ एक ही चारा एडजेक्टिव बनने का। एडजेक्टिव किसके लिए बनेगी? बाय नाम की प्रेपोजिशन की तो बन नहीं सकती, इसके पास चारा क्या बचा? प्रेडिक्शंस का एडजेक्टिव बन जाती हूँ, ठीक है ना। तो प्रेडिक्शंस कौन सी? जिनको मेड किया गया, बनाया गया। बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एक्सपर्ट्स नाम का नाउन। चलिए आगे बढ़ते। मजा आ रहा होगा सीख करके सब चीजों को, अच्छा लग रहा हो तो जरूर से इस वीडियो को एक शेयर देना, पहुंचाना इतने लोगों तक जिन अभी मैंने सुना है नेशनल जो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके अंदर इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच पे जोर दिया जाएगा। तो आप तो नहीं पढ़ पाए पर आपकी जनरेशन आने वाली जो है ना, आपके बच्चे जो पोते पड़पोते हैं वो जरूर इस प्रोसेस को सीखेंगे। तो अपने वहां तक वेट ना करना पड़े, अपने आप ही सीख लेते हैं ना। ये अपना आज का अब लास्ट सेंटेंस है, इसके बाद क्विज आएगा। थोड़ा मेंबरशिप के बारे में बताऊंगा फिर क्विज देख लेना। इसको पहले सॉल्व कर लो। कह रहा व्हाइल technical analysis may not be a definitive tool that fetches the best results with 100% accuracy, it is still valuable in making the right choices when equity markets are bearish। कह रहे जहां while टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, जो हमने ऊपर देखा कि प्राइसेस की स्टडी करो 5 से 10 साल के, है ना, तो कह रहे जो ये टेक्निकल एनालिसिस है प्राइसेस को स्टडी करने वाला, बाय द वे मेरी पूरी एजुकेशन स्टॉक मार्केट में है, पूरी का मतलब एमबीए, है ना। तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है। तो कह रहे जहां पे वाइल टेक्निकल एनालिसिस जो है ना होगा, मे नॉट बी, नहीं हो सकता, एक डेफिनेटिव टूल, एक ऐसा टूल जो अपने आप में डिफाइन करता है हर चीज को, जो लास्ट में सब चीजों का कंक्लूजन लेकर के आए, मतलब एक पक्का टूल। तो कह रहे जहां पे ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं है एक डेफिनेटिव टूल, और वो टूल जो फेच करके आए, लेकर के आए बेस्ट रिजल्ट को, अच्छे से अच्छे नतीजों को, और कैसे 100% एक्यूरेसी के साथ। कह रहे जहां पे ऐसा है, कह रहा इट इज स्टिल वैल्यूएबल, अभी भी ये वैल्यूएबल है। कह रहा फिर भी ये बड़ा ही, इसका बहुत मोल है, इसकी बहुत कीमत है, वैल्यू है मेक करने में, राइट चॉइसेस को, सही विकल्पों को चुनने में। और कब? जब इक्विटी मार्केट बेरिश होती हैं, जब इक्विटी मार्केट गिरने की तरफ होती है, जो है गिरावट की तरफ होती है। तो कह रहे शेयर बाजार जब गिर रहे होते हैं तब ये बहुत काम का है टेक्निकल एनालिसिस, पर ये 100% एक्यूरेट नहीं है, और ये अपने आप में कोई डेफिनेट टूल भी नहीं है जो बेस्ट रिजल्ट्स लेकर के आपके लिए आए। अब सेंटेंस को पढ़ेंगे अपने खुद के अंदाज में। अब एक टर्म आई है बेरिश, ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी का लिटरेचर पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए बेरिश बुलिश क्या होता है। देखो, बेयर का मतलब होता है भालू, बुल का मतलब होता है सांड। भालू आपको जनरली लेजी दिखेगा, सांड आपको जनरली गुस्से में दिखेगा। अगर कोई चीज बेरिश है मतलब वो भालू की तरह बिहेव कर रही है, लेजी है मतलब ढलान की तरफ है। अगर कोई चीज बुलिश है तो मतलब वो सांड की तरह बिहेव कर रही है, बहुत एक्टिव है, बहुत एनर्जी के साथ ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब बढ़ रही है। तो यहां से स्टॉक मार्केट की दो कंडीशन हमने निकाल दी। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही होती है हम बोलते हैं द मार्केट इज बुलिश, जब स्टॉक मार्केट नीचे आ रही होती है हम बोलते हैं द मार्केट इज बेरिश। आपने सुना होगा बुलिश बेरिश, आज इसको गौर करें, बेयर और बुल से इसको जोड़ के रखें, बेयर मतलब भालू, बुल मतलब सांड। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे अपने खास अंदाज में। सेंटेंस शुरू हो रहा है वाइल से, वाइल एक कंजंक्शन होती है, इसके बाद में क्या आ रहा है? टेक्निकल नाम का एक एडजेक्टिव, इसके बाद में क्या आ रहा है? एनालिसिस नाम का एक नाउन। अगर नाउन एक एनालिसिस एक नाउन है, इससे पहले एक वर्ब को चेक करेंगे, वर्ब नहीं आ रही। इससे पहले एक प्रेपोजिशन को चेक करेंगे, प्रेपोजिशन भी नहीं आ रही। अगर ये दोनों नहीं आ रही इस एनालिसिस से पहले, तो एनालिसिस क्या है? हमारा सब्जेक्ट। देखो हमें अपना सब्जेक्ट मिल गया अपने सेंटेंस का। अब इसके बाद मे नॉट बी, मे एक हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल वर्ब, बी एक मेन वर्ब होती है। अगर मे नॉट बी इस सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है तो यही इस सब्जेक्ट की वर्ब है। समझ गए ना? यही क्या है? इस सब्जेक्ट की वर्ब। अब ध्यान देना, ये एक ऐसी वर्ब है, मे नॉट बी, नॉट यहाँ पे एडवर्ब है बीच में, ये एक ऐसी वर्ब है जिसकी मेन वर्ब है बी। अब ध्यान करो, बी फैमिली की वर्ब
इज एम आर वॉज वर्ब बी 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 मीन, ये सारी की सारी जब मेन वर्ब बन जाएं, इनके बाद में कोई दूसरी एक्शन वर्ब या कोई दूसरी कैसी भी टाइप की वर्ब जो है ना पड़ी हो, तो ये क्या बन जाती है, ये लिंकिंग वर्ब बन जाती है। तो अपना सेंटेंस जो है ना, इसमें इस सब्जेक्ट ने एक लिंकिंग वर्ब ली हुई है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब बन के आ रही है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद में एक एडजेक्टिव या एक नाउन आएगा इस सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसके बाद में आ रहा है एडजेक्टिव। मैं इस एनालिसिस को इसका एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना सकता था, लेकिन मैंने क्या देखा, इसके बाद में टूल नाम का एक नाउन आ रहा है। अगर एक नाउन आ रहा है ना और आपने इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना दिया तो इस नाउन को आप कहीं नहीं रख पाओगे। कहने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटिव नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है टूल, और ये डेफिनेटिव इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ गए ना, फिर से देख लो, एनालिसिस सब्जेक्ट, मे नॉट बी इसकी वर्ब, इसकी वर्ब, और इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि हमारे पास है एक लिंकिंग वर्ब, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है टूल। इस टूल से पहले डेफिनेटिव एक एडजेक्टिव बन के आया है जो इस टूल के बारे में बता रहा है। कैसा टूल भाई, डेफिनेटिव टूल। अब देखो इसके बाद आ रहा है दैट नाम की एक, अब देखो क्या है, आप खुद इसको जो है ना खुद आपको देखना है। दैट एक कंजंक्शन भी होता है, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, और दैट एक सिंपल प्रोनाउन भी होता है। दैट कार इज माइन, यहाँ पे दैट कार जो है ना, इसमें दैट बता रहा है एक प्रोनाउन का काम कर रहा है ना। एडजेक्टिव भी होता है दैट अपने आप में, प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। तो देखो बहुत सारी चीजें दैट कर सकता है, पर दैट के बाद में एक वर्ब देखी ना तो मुझे अपने दिमाग में आना चाहिए कि दैट एक सब्जेक्ट का काम करेगा। समझ गए बात को, दैट एक सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर दैट एक सब्जेक्ट का काम करेगा तो एडजेक्टिव तो होगा नहीं। अब ये या तो हो सकता है प्रोनाउन या हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो ये डेफिनेटिव टूल के बारे में कुछ बताएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का यही काम होता है, आई वॉन्ट टू मैरी द गर्ल whom I love, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसको मैं, या दैट आई लव, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो दैट उस लड़की के बारे में बताएगा, वैसे ही दैट यहाँ पे इस टूल के बारे में बता रहा है। कह रहा है वो वाला टूल जो कि ला करके देता है बेस्ट रिजल्ट्स को। तो दैट क्या है यहाँ पे, एक प्रोनाउन तो है पर इट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। चलो सब्जेक्ट नंबर 1 एनालिसिस, सब्जेक्ट नंबर 1 एनालिसिस, वर्ब नंबर 1 मे नॉट बी, सब्जेक्ट नंबर 2 दैट, वर्ब नंबर 2 फैचेस। वर्ब भी इससे बिल्कुल अच्छे तरीके से वो हो रही है जो ना अग्रीमेंट में आ रही है। दैट सिंगुलर है, फैचेस भी इसके साथ में सिंगुलर है, टूल के हिसाब से फैचेस ठीक है। अब फैच क्या करना भाई, बेस्ट रिजल्ट्स को फैच करना है। बेस्ट रिजल्ट्स इस फैच से वर्ड का रिप्लाई दे गए तो ये हो गए इस वर्ब के ऑब्जेक्ट। विद प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है आप कितने अच्छे तरीके से साफ तरीके से किसी काम को करते हो। ये एक्यूरेसी जो है अपने आप में एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो उसके बाद में कोमा आया। कोमा का मतलब क्या है, नया क्लोज शुरू हो सकता है। अब कोमा के बाद देखें, इट इज स्टिल वैल्यूएबल। देखो इट नाम का प्रोनाउन आ गया इस कोमा के बाद, मतलब एक नया प्रोनाउन आ रहा है, एक नया सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट नंबर 3। इसकी वर्ब है इज, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, वर्ब नंबर 3। लिंकिंग वर्ब अपने बाद वैल्यूएबल नाम का एक एडजेक्टिव ले रही है, इसने इस एडजेक्टिव को बना दिया इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मेकिंग नाम का जीरेंट। अच्छा जीरेंट का ऑब्जेक्ट है राइट चॉइसेस। जीरेंट ने ऑब्जेक्ट ले लिया, वर्ब के एनजी फॉर्म ने राइट चॉइसेस। राइट एक एडजेक्टिव, चॉइसेस एक नाउन। व्हेन कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद नया नाउन शुरू होगा, नया क्लोज आएगा। तो क्लोज आया इक्विटी मार्केट्स, एक कंपाउंड नाउन, इसका सब्जेक्ट, और आर इसकी वर्ब। वर्ब फिर से लिंकिंग वर्ब है तो इसने बेरिश नाम का एडजेक्टिव अपने बाद में ले रखा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आ रहा है इक्विटी मार्केट के लिए। लंबा सेंटेंस है, 4 सब्जेक्ट है, 4 वर्ब्स हैं, आपके सामने रख रहा हूं सारे के सारे, ध्यान से देखना। क्या हो गया इसके, सब्जेक्ट नंबर 1 एनालिसिस, वर्ब नंबर 1 मे नॉट बी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया टूल। सब्जेक्ट नंबर 2 दैट, वर्ब नंबर 2 फैचेस, इसका सब ऑब्जेक्ट हो गया बेस्ट रिजल्ट्स, है ना। अच्छा विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया एक्यूरेसी। सब्जेक्ट नंबर 3 कोमा के बाद इट, इसकी वर्ब है इज, लिंकिंग वर्ब है, अपने बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लिया वैल्यूएबल, एक एडजेक्टिव। इन प्रेपोजिशन है, इसके बाद में वर्ब की एनजी फॉर्म आई, मतलब एक जीरेंट आया। जीरेंट ने बोला मुझे अपना एक ऑब्जेक्ट दो, इसको ऑब्जेक्ट दिया, इसने मुंह फुला लिया, इसको ऑब्जेक्ट देना पड़ा, ऑब्जेक्ट है राइट चॉइसेस, है ना। तो चॉइसेस बन गया जीरेंट का ऑब्जेक्ट। अब व्हेन आ गई क्या, एक कंजंक्शन, इसके बाद में एक पड़ा है सब्जेक्ट नंबर 4।
कंजंक्शन अपने बाद नया क्लॉज शुरू करती है, नया सब्जेक्ट नई वर्ब। इसके बाद में इसकी वर्ब आई आर, फिर से बी फैमिली की वर्ब अकेले आ गई, बन गई लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मिली तो इसके बाद में एक एडजेक्टिव आने का लाइसेंस इसको मिल गया। ये एडजेक्टिव बेरिश इस इक्विटी मार्केट के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस बना हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आई होगी, है ना। यहाँ पे अपनी वीडियो पूरी हो जाएगी। अब आपको मैं आपका क्विज का क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है। उससे पहले कुछ लोगों के सवाल है, सर मेंबरशिप मेंबरशिप मेंबरशिप। मैं 3-4 वीडियोस में बता चुका हूँ, पर मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, ताकि हर थोड़े दिन में आपको पता लगता रहे। देखो अपने चैनल पे एक है ना ज्वाइन बटन रखा है चैनल के होम पेज पे। अब उसको जाओगे ना तो 3 प्लान दिखाएगा आपको, लवर्स, वीआईपीज, एक्सक्लूसिव वाइटियंस। पहले समझ लो ये प्लान क्यों है, क्या है, बाद में ये क्यों है। इसलिए मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, ऑफिस के बाद, एडिटोरियल्स के बाद, ग्रामर वीडियोस के बाद। इनफैक्ट मेरे पास ग्रामर वीडियोस बनाने का भी टाइम नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, ऑफिस से वीक में 1 या आधा दिन छुट्टी लेता हूँ। छुट्टी लेकर के आपके लिए मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ, जैसे आपकी ग्रामर वीडियोस, जैसे आज ये पार्सिंग वाली वीडियो देख रहे हो। चलो आज तो मैंने संडे को बना दी है ना। तो इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ छुट्टी लेकर के अपने ऑफिस से। अगर ये प्लान्स ना हो तो मैं अपने ऑफिस से छुट्टी ना लूँ, और मैं नहीं लूंगा छुट्टी तो वीडियोस नहीं बनेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपकी ग्रामर धीरे धीरे पूरी करवा दूं, आपको कुछ और भी वीडियोस दूं स्पेशल एग्जाम रिलेटेड, है ना। इसके लिए ये मेंबरशिप चल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है ये आपको चाहिए। ये मेंबरशिप किसी को जरूरत नहीं है लेने की, अगर उसको लगता है पेड कोर्स है ना। ये कोई पेड कोर्स नहीं है, सिर्फ आपके इंप्रूवमेंट के लिए कुछ मेंबरशिप्स मैं चलाता हूँ। अब इनमें मिलता क्या है, देखो ग्रामर वीडियोस जो आप देख रहे हो ना, वो इन मेंबर्स की वजह से है। अगर आप मेंबर हो या नहीं हो, अगर आप नहीं हो तो इनको एक जरूर थैंक यू बोलना, क्योंकि इनकी छुट्टी की वजह से ही मैं ग्रामर वीडियोस को जो कर पाता हूँ, है ना। दूसरा काम क्या मैं करता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीक में, मंथ में 4-5 वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। और कैसी, मेंबर स्पेशल वीडियोस। उन वीडियोस में क्या होता है, आपको क्लोज टेस्ट, PQRS, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस एरर करेक्शन, बैंकिंग में आजकल नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं अलग अलग टाइप के, है ना, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स, इस तरह के क्वेश्चंस की मैं वीडियोस बनाता हूं। जैसे फुल पेपर कर लेंगे किसी दिन, SBI PO का, क्लर्क का, अपने जो है प्रीलिम्स कर लेंगे, SSC का प्रीलिम्स कर लेंगे। तो मैं ऐसे 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की, आधे घंटे की, पौने घंटे की, जितना टाइम होता है ऐसी वीडियोस बनाता हूं। अभी तक 30-35 ऐसी वीडियोस आ चुकी हैं। अब ये मेंबरशिप क्या है, अगर आप लवर बनते हैं ना, तो जैसे 35 वीडियो हैं, तो इस 35 वीडियो में से तकरीबन 15 से 18 वीडियोस का आपके पास एक्सेस रहेगा। 1 महीने के लिए रहेगा। 1 महीने में जो भी नई वीडियोस आएंगी उनमें से जो लवर्स के लिए होंगी वो भी आपको मिल जाएंगे। ये है 29 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप VIP हैं, इसका मतलब क्या है, आपको पिछली सारी की सारी 30-35 वीडियोस और अगले 1 महीने में आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 10 जो भी आएंगी, उन सबका एक्सेस रहेगा फॉर 1 मंथ। अच्छा, तीसरा क्या है, एक्सक्लूसिव वाइटियंस। इसकी थोड़ी फी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि मेरे पास इसमें 100 ही सीट्स हैं, है ना। मैं 100 लोगों को पर्सनल व्हाट्सएप गाइडेंस देता हूँ। कैसे, जैसे उन्होंने समरी लिखी वो मुझसे रिव्यू करवा सकते हैं, है ना। सबकी मैं नहीं कर सकता हूँ, आप मानते होंगे इस चीज़ को भी। 80-90 हज़ार मेंबर्स हैं, कम से कम 10,000 लोग हर वीडियो को देखते हैं, कम से कम 150-200 लोग समरी भी लिखते होंगे। तो मेरे पास 100 सीट्स रहती हैं, जिसमें से 10-15 लोग मुझे समरी हर रोज भेजते हैं। इसके साथ में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो पुरानी है, जैसे VIPs को मिलती हैं, है ना। तो ये सारा का सारा तो मिल ही जाएगा आपको। साथ में व्हाट्सएप नंबर मिलता है मेरा। आपको ग्रामर की वीडियोस, आपके जो ग्रामर की वीडियोस को लेकर के कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो, वो भी आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ राइटिंग स्किल इंप्रूवमेंट के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये काम होता है एक्सक्लूसिव वाइटियंस में। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, ये कोई हॉटलाइन नहीं है। आप सुबह में 7 बजे मैसेज करो और फिर 8 बजे लिखो सर क्या हुआ, फिर 9 बजे लिखो सर क्या हुआ। मैं भाई आराम से उठता हूँ, 2 दिन में एक बार ऑनलाइन आता हूँ, आधे पौने घंटे के लिए सबकी क्वेरीज को एक साथ देखता हूँ, है ना। तो हॉटलाइन मत समझ लेना इसको कि दिन में मैं 5 बार सर से 5 सवाल पूछूंगा और सर हाथों हाथ मुझे जवाब दे देंगे। कई बार 4 दिन के बाद भी आता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, पर क्वेरीज को आंसर जरूर करता हूँ। अगर आप चाहें तो इस प्लान को आप लें। 100 मेंबर्स ही रखता हूँ इसमें, कोशिश करें आप VIP ही लें, इसमें मुझ पर बर्डन ज़्यादा पड़ती है। अब मैं इसको बंद भी करने वाला हूँ, तो कोशिश करें आप VIP लें। अगर आपको खास ज़रूरत हो तब भी एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी को लें। अब कुछ लोगों की दिक्कत है, सर हमारे कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहे, आप चेंज कर दो अपना जो प्लान है ना। दिक्कत ये है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये है YouTube के हाथ में, कौन सा कार्ड काम करेगा कौन सा नहीं करेगा। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ किसी और क्रिएटर की। उस वीडियो में दिखाया हुआ है अगर आपका कार्ड एक्सेप्ट ना कर रहा हो तो आपको कैसे फोन पे या पेटीएम या गूगल पे से पेमेंट करनी है, जाकर के उस वीडियो को देख लेना।
ठीक है ना। तो ये अपनी मेंबरशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आज का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको करना है पार्स, हर सेंटेंस को ब्रेक करना है, हर वर्ड को ब्रेक करने के बाद आपको, हाँ मैं आपको दिखा दूंगा आपका आंसर, फिर आप ब्रेक नहीं करोगे यार। आंसर तो अगली स्लाइड में है इसकी। एक काम करता नहीं दिखाता, मैं डालूंगा कमेंट्स में, पहले आप ब्रेक करो, कमेंट्स में डालो, 4 घंटे बाद मैं डालूंगा कमेंट्स में, ठीक है ना। आंसर इसका रेडी है, आपको हर वर्ड को तोड़ के उसकी औकात बतानी है, क्या काम कर रहा है वो, फिर मैं अपने आंसर में आपको दिखाता हूँ वो वर्ड कैसे बना हुआ था। चलिए जरूर से एक लाइक देना, वीडियो को शेयर देना। फिर मुलाकात लूंगा शाम में, आपसे मिलूंगा राइटिंग स्किल की वीडियो में। आज शाम को सोशल मीडिया हमारा टॉपिक है, शाम को 8:30 बजे करीब हम ऑनलाइन करेंगे इस वीडियो को। चलिए साइनिंग आउट।